नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। मिडिल ईस्ट वॉर जो है, मिडिल ईस्ट का ये युद्ध जो है वो एक बार फिर से उलझ गया है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। जंग के 27वें दिन दुनिया भर में ऊर्जा संकट अब गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है क्योंकि हम भी दुनिया में आते हैं। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शांति की जो उम्मीद बंधी थी वो फिलहाल खत्म होती दिख रही है। दोनों तरफ से शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानना संभव नहीं लगता। ऊर्जा संकट से निपटने के उपाय भी अब सीमित होते जा रहे हैं। सबके पास बफर है, किसी का खत्म हो चुका है, किसी के पास कुछ ही दिन का बचा है। हमारी क्या स्थिति है? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट वॉर ने एनर्जी सिक्योरिटी की कलई खोल दी है? क्या अब दुनिया भर के देश ऊर्जा को लेकर रणनीति बदलने पर मजबूर होंगे? अपने देश में कुछ जगहों पर तेल गैस संकट की खबरों में कितना दम है कि भाई गैस खत्म हो रही है, तेल खत्म हो रहा है, महंगा हो जाएगा, महंगा हो गया है। इसमें कितना दम है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? ये अगर आपको जानना है तो आज मेरे साथ जबरदस्त पैनल है जो आपको वस्तु स्थिति बताएगा, यानी कि जो मौजूदा स्थिति है और सच बताएगा। ये सवाल तो हम रखेंगे ही, और भी कई सवाल हैं जिन्हें हम उसी पैनल के सामने ताल ठोक कर रखेंगे। मेहमानों का परिचय मैं करवाऊं, उनसे चर्चा शुरू करूं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ये लोग सब क्या करता है, जैसे हमने बुक कर दिया, हमारे नाम से खाता है, हमने बुक कर दिया, ये लोग सब बेच देते हैं ब्लैक में। जब तक नंबर आता है, जब तक गैस ही खत्म हो जाती है। कल से लाइन पे लगे हैं, अभी तक पर्ची भी नहीं मिला है, गैस पता नहीं कब मिलेगा। काफी 3-4 दिन से मैं भी चक्कर लगा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। 10-12 दिन हो गए, इतना परेशान है, लाइन लगा लगा के चले गए। 3 दिन से तो आ रही हूँ, जा रही हूँ, कल तो पूरे रात यहीं पे बिता है। कहाँ गैस मिल रहा है? गैस मिलती तो खड़े थोड़े होते हैं। हम लोग तो तभी से धूप में खड़ा है, हम लोग को तेल नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं। काला बाजारी के चक्कर में नहीं मिल रहा है, टाइम पे देंगे। काला बाजारी ये यही कर रहे हैं ना। 18 तारीख को हम नंबर लगाए, 26 तारीख आज हो गया, 23 को डिलीवरी यहाँ दिखा रहा है मैसेज कि आपका गैस यहाँ से निकल चुका है। मेरा गैस कहाँ गया? चलिए पैनल से मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आज हमारे साथ डिबेट में जो मेहमान रहेंगे उसमें शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा विंग कमांडर अनुमा आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ आज की डिबेट में रहेंगी। दीपक वोरा पूर्व एम्बेसडर हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा डॉक्टर ए.के. पाशा पूर्व निदेशक हैं गल्फ स्टडीज प्रोग्राम के, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। यहाँ नवोदय टाइम्स के संपादक मेरे साथ अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ चंद्र प्रकाश होंगे जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे निवांश शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल विंग कमांडर अनुमा आचार्य आपसे। लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि भाई पूरे देश में वो संकट की स्थिति नहीं है जिससे पूरा विश्व गुजर रहा है या विश्व के और देश गुजर रहे हैं इस युद्ध के चलते। लेकिन अब क्योंकि इस समझौते पर सवालिया निशान लग गया है, तब भी सरकार कह रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बफर स्टॉक भी है और हमारे जहाज, कल ही ईरान ने कह दिया कि भारत हमारा दोस्त है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को भी अनुमति है निकलने की। तो ऐसा लग रहा है कि संकट इतना बड़ा है नहीं जितना विपक्ष इसको पोर्ट्रे कर रहा है। क्या कहना है आपका? अनुमा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लीजिए, अनुमा जी तक आवाज ही नहीं पहुंच रही। शहजाद पूनावाला, जनता की भी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, इसीलिए उनका ये हाल है। पर क्योंकि आपने सवाल पूछा है, ग्लिच है ये, टेक्निकल ग्लिच नहीं, टेक्निकल ग्लिच ही है। राहुल गांधी टेक्निकल ग्लिच ही माने जाते हैं। हाँ। ऐसा है, सुनिए अनुराग जी, कांग्रेस के लिए एलपीजी बन चुका है लाइज बोलना, पैनिक क्रिएट करना और गोल पोस्ट शिफ्ट करना। कोई ये नहीं कह रहा कि जब दुनिया में इतनी बड़ी वैश्विक क्राइसिस आई है उसकी थोड़ी बहुत तेज हवा भारत में नहीं आएगी। डिसरप्शन जरूर होगा, परंतु आज भारत की वो स्थिति नहीं कि 2013 में पेट्रोल पंप पे 8 बजे ताले लगा दे। आज भारत में वो स्थिति नहीं कि 2011 की जो लंबी लाइनें दिख रही थी उसको आज 2026 की लाइनें बताए। आज स्थिति ये है कि क्रूड ऑयल के पर्याप्त रिजर्व्स है,
जहां तक LPG, LNG, CNG, PNG की स्थिति है वो 100% डोमेस्टिकली के लिए है। हाँ, कमर्शियल और जो कमर्शियल उसकी एक्टिविटीज है उसके लिए 70 to 80% उपलब्ध है, उसमें भी प्रोडक्शन बढ़ाई गई है। परंतु मैं आज कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी मुझे यह बता दे कि जो ये कह रहे थे कि ईरान के साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई शिप नहीं आ रही, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान, कल का बयान है कि 5 देश ही है जिसके शिप्स को हम अलाउ कर रहे हैं, भारत हमारा अच्छा मित्र है इसलिए भारत की शिप्स को अलाउ कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यही स्टेटमेंट ईरान के एम्बेसडर ने भी दिया है। उन्होंने बोला है कि भारत एकलौता ऐसा देश है जो इस प्रकार की पॉलिसी डिप्लोमेसी कर सकता है। परंतु इनको भरोसा किस पे है? इनको भरोसा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के लिए ये प्रवक्ता बनते इसलिए इनका नाम बनना चाहिए इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस। ये पवन खेड़ा ने बोला कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। ईरान ने ट्वीट करके बोला पवन खेड़ा जी के ट्वीट पर कि कोई पाकिस्तान मीडिएट नहीं कर रहा, हम तो मीडिएशन के लिए जा ही नहीं रहे, ना इजराइल मीडिएशन मान रहा है ना ईरान मान रहा है, पर यह पाकिस्तान को हर संकट में बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। 370 के बाद भी याद होगा, आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, उसमें तो सेना ने बोला था, फिर भी बोला ये सरेंडर है, ये फेलियर है। तो पाकिस्तान परस्ती बार बार दिखाते हैं। और मैं आज स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, अनुमा आचार्य जी, पवन खेड़ा का ये ट्वीट है, शिवालिक और नंदा देवी भारत नहीं आ रहे, आए कि नहीं आए? कल समाजवादी पार्टी की एक वरिष्ठ प्रवक्ता है और क्योंकि इनकी अलायंस में ही है, उनका नाम है सुमैया राणा, उन्होंने बोला ये भारत में शिप्स नहीं आ रहे, मतलब जग वसंत भी भारत नहीं आया, मतलब कि पाइन गैस भी भारत नहीं आया, शिवालिक भी भारत नहीं आया। मतलब सोचे कितना झूठ बोलते हैं। और ये झूठ बोलकर जब ये ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग होती है सिलेंडर्स की, तो पाए किसके घर में जाते हैं? कोई अब्दुल रहमान के। आखिरी में बताता हूं कि क्यों पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ये खुद कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी का बयान है कि शॉर्टेज डोमेस्टिक सिलेंडर की नहीं है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है ये बताकर कि वहां पर सिलेंडर नहीं मिलेगा। आज भी 25,000 LPG सिलेंडर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स में कोई शॉर्टेज नहीं है। आज भी 1 लाख पेट्रोल पंप पे एक भी पेट्रोल पंप पे ताला नहीं लगा है। पर मैं अनुमा आचार्य जी से पूछना चाहता हूं, आप तो शॉर्टेज की चिंता कर रही हो, महंगाई की भी चिंता कर रही हो, 5 रुपए हिमाचल में क्यों बढ़ाए? अब देखना गाली मिलेगी, ताने मिलेंगे, जवाब एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अनुमा आचार्य जी। मैं इनका आधा वक्तव्य सुन पाई, पर मुझे लगता है कि मैं एक सलाह दूंगी कि काउंसलर से मिलना अच्छा होता है जब लगातार आप किसी भ्रम में कुछ ना कुछ बोलते हैं, पार्टियों के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। भाई जवाबदेही आपकी है, सरकार आप चला रहे हो, आपकी जरूरत है कि आप लोगों तक सही संदेश पहुंचाओ, सही कम्युनिकेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास अनुमा आचार्य जी, ठीक है मैं मानता हूं आपकी बात, नहीं किसी आपके पास भी है वो टीवी चैनल का नेटवर्क, क्योंकि आप भी बैठी हुई हैं उसी टीवी चैनल के नेटवर्क पर। अनुमा आचार्य जी, मुझे ये बताइए कि भ्रम फैलाना किसे कहते हैं? कि शिवालिक पाकिस्तान जा रहा है, शिवालिक इंडिया नहीं आ रहा, ये भ्रम फैलाना होता है? या ये भ्रम फैलाना होता है कि शिवालिक आ चुका है, गुजरात के बंदरगाह से लग चुका है? इसमें से भ्रम कौन सा है, ये बताइए मुझे। इस समय मुद्दा जो है वो बहुत साफ है कि भारत जो कि पंचशील का प्रवर्तक रहा है, जो पहले दूसरे देशों के बीच में मध्यस्थता करता रहा है, जिसके पीछे नॉन अलायंस मूवमेंट के सारे लोग थे, उस देश की हम बात करें, उसने ईरान के युद्ध में क्या हासिल किया है? ईरान का सपोर्ट, ईरान की दोस्ती, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ग्रीन सिग्नल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ग्रीन सिग्नल हासिल किया है, जो किसी जो इस विश्व में सिर्फ 5 देशों को हासिल है, ये हासिल किया है ईरान से। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है भारत हमारा दोस्त है, ये हासिल किया है। और आप क्या चाहती हैं ईरान से हासिल करना, ही बताइए। अच्छा, मुझे बोलने देंगे क्या? बिल्कुल बोलिए। बोलने देंगे? बिल्कुल बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, सुनिए, मैं एक लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल हूं, तो एक होता है कैरियज इंश्योरेंस फ्रेट, ये इनको टर्म्स होते हैं, इन्हें कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जिसके द्वारा हम ईरान के साथ अपना कोई भी आयात निर्यात करते हैं। अब ईरान हमें प्रीमियर प्राइस पर दे रहा है, जो दे रहा है। CIF खत्म हो चुका है, कैरियज इंश्योरेंस फ्रेट नहीं है। तो आप जो ये बता रहे हैं ना, बड़ा ग्रीन चैनल और रेड चैनल, सब कुछ मतलब नहीं है इसका। जब आपका CIF ही खत्म हो गया है, जब कैरियज इंश्योरेंस फ्रेट का इनको टर्म्स ही नहीं यूज हो रहा है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? कोई ऐसी, ईरान ने हमें अलग से कुछ नहीं दिया है। ईरान हमें प्रीमियर दामों पे पेट्रोल दे रहा है और ऑयल दे रहा है। और वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एनर्जी जो ईरान हमें दे रहा है वो CIF टर्म्स पर नहीं दे रहा है। अब ये दिक्कत ये है
कि भारत को जो जगह मिल सकती थी, ईरान ने साफ लिखा है कि भारत के लोगों ने हमारा समर्थन किया, सरकार के बारे में नहीं लिखा है। अच्छा। बाद में जाके जयशंकर पीछे से एक तरह से बात करके उनसे ये करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। बेगिंग ही है वो एक तरह की कि प्लीज आने दो, क्योंकि हमने तो यहाँ आप चाह रहे हैं मुस्तफा खामनेई खुद जहाज लेकर आ जाएं। वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मैं इसका जवाब शहजाद पूनावाला तो जवाब दीजिए। हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं शहजाद पूनावाला इसी मैं शहजाद पूनावाला से ले रहा हूं इसका जवाब। देखिए मुझे लगता है कि काउंसलर की आवश्यकता उनको होती है जो मां का एक्सक्यूज देकर ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाके अभिषेक सिंघवी की पार्टी में जाते हैं। मतलब पार्टी में जाते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर अब प्रतिक्रिया से पता चल जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। काउंसलर की आवश्यकता उसको होती है जो शिवालिक और नंदा देवी। आप बीच में बदतमीजी करना बंद कीजिए। अनुमा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, सम्मान होता है, मैं आपके बीच में नहीं बोला और ना मैंने किसी का नाम लिया है। आप बीच में यहाँ पे मुझे लेक्चर देना बंद कीजिए। मैं आपके लेक्चर पे नहीं चलने वाला हूँ, समझे ना आप? माफ कर दे अनुराग जी, मुझे बात रखने दीजिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं अपनी बात तब तक कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्सनली बोली गई, क्योंकि मुझे पर्सनली टारगेट किया गया, क्योंकि मुझे पर्सनली टारगेट किया गया काउंसलर के शब्द बोलकर। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं दूर कर रहा हूँ। जी, मैं दिक्कत दूर करता हूँ। तो आवाज तो मुंह से तो आवाज मत निकालिए, कान खोल के सुनिएंगे तब तो आवाज आएगी ना आपको। बोलिए। सुनिए, ऐसा है कि काउंसलर की आवश्यकता उसको होती है। छोड़ दीजिए काउंसलर को, एक सवाल उनका है, उसमें मैं बता रहा हूं ना, मैं तो अपनी तरीके से जवाब दूंगा। और जिन्होंने मुझे काउंसलर के लिए बोला है तो मैं तो पूरा अब जवाब दूंगा, तो पूरा सूद समेत दूंगा। अनुराग जी, आप मुझे नहीं रोक सकते, मेरा भी अधिकार है। नहीं, सीआई पे बोलिए। तो मैं बोल रहा हूं पहली बात तो काउंसलर की आवश्यकता उनको होती है जिनको शिवालिक और नंदा देवी नहीं दिख रहे, एक्वा टाइटन नहीं दिख रहा, उनको जग वसंत नहीं दिख रहा, उनको आंखें चेक करानी चाहिए। काउंसलर की आवश्यकता उनको होती है जो कह रहे पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है। अरे नौकर दो मालिकों के बीच में मध्यस्थता कराएगा, और उस नौकर के 4 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गए। अब आते हैं इनके सवाल पे। ईरान से थैंक्स टू योर गवर्नमेंट हम तेल खरीदते ही नहीं थे, ये तुम्हारी सरकार की उपलब्धि। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर का बयान, आई एम डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। आज के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है, इंडिया इज माय फ्रेंड, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा हूं गैस के लिए, जो कतर से और बाकी जगहों से आ रहा है, बाकी गल्फ से आ रहा है। और हम लोग का तेल रशिया से आ रहा है, क्योंकि रशिया से तेल खरीदना हमने बंद किया नहीं। इनफैक्ट हमारा 40 देशों से रशिया से अलावा तेल आ रहा है। तो आपको क्रूड ऑयल और गैस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होना, इसमें अंतर नहीं पता किस प्रकार के लॉजिस्टिकल एक्सपर्ट है, पर कम से कम एक्सपर्ट मैडम ये बता दीजिए सिर्फ मुझे इतना कि पाकिस्तान में इतना भरोसा क्यों है? पाकिस्तान जिसकी 4 शिप नहीं आ रही वो मध्यस्थता कर रहा है, और ईरान और इजराइल जिसके साथ खड़े वो मध्यस्थ, वो जो है वो बहुत ही खराब स्थिति में। हर बार पाकिस्तान परस्ती करते हैं, 370 में सर्जिकल स्ट्राइक में। इनसे पूछिए, G7 में इनवाइट नहीं आया, इसी प्रवक्ता ने बोला था। कनाडा में हम लोग का सारा स्टेक खत्म हो गया है क्योंकि निज्जर की किलिंग में हम दोषी है, इसी प्रवक्ता ने बोला था। इसी प्रवक्ता ने बोला था मालदीव्स के साथ रिश्ते खत्म है। क्या हुआ मालदीव्स का? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर आए और बोले इंडिया इज माय बेस्ट फ्रेंड। बताइए ना, अब जवाब दीजिए, 5 रुपए हिमाचल में क्यों बढ़ा है? अनुमा जी, अगर हिम्मत है तो बताइए, 5 रुपए। अनुमा जी बताइए। हाँ, जब ट्रंप ने परमिशन दे दी कि रशिया से तेल खरीद लो, तो तेल खरीदने को तैयार हो गए। जब ट्रंप ने परमिशन दे दी, जो ट्रंप परमिशन दे देते ईरान से ले लो, तो ईरान से लेने को तैयार हो जाते हैं। ट्रंप ने परमिशन दी हिमाचल में, समझो तो करो, तो परमिशन लेते ही हो ना भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक स्थापित विदेश नीति से जब डिपार्चर किया, उसके बाद इस देश को क्या मिला है? श्रीलंका तक का नाम लेकर ईरान ने कहा है कि श्रीलंका ने हमारी मदद की। इंडिया का नाम लिया, कौन सी दुनिया में कि उन्होंने अमेरिकन लोगों को वो ईरानी सोल्जर देने से मना कर दिया था, इतना था। पर अब क्या करें, शहजाद स्टेटमेंट है, ज्यादा ठीक है, अलग-अलग नाम है कि नहीं इंडिया का पढ़िए, अराक्ची का स्टेटमेंट दिया है। बीमार आदमी है, मैं इसे माफ कर देती हूँ। अब्बास अगारची तो बीमार नहीं है ना। आप अब्बास अगारची के स्टेटमेंट को आप पढ़ चुकी होंगी, मैं आपको क्या पढ़ नहीं पढ़ी। ठीक है, मैं टेक्निकली जाता हूँ। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप खराब थी। ठीक है, आप बताइए अनुराग मुस्कान, आपके चैनल पे आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर सोनिया जी की तबीयत खराब थी तो इस व्यक्ति को बहाना बोलने की क्या जरूरत है? बीमारी, एक सेकंड, मैं जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा। जल्दी से। ये देखे, रात को अभिषेक मनु सिंघवी की पार्टी में क्या कर रहे थे? मां की तबीयत खराब थी, तो मां की तबीयत अगर खराब थी तो अभिषेक सिंघवी की पार्टी में। और देखिए, विडंबना की बात यह है, जो राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में जाना पड़ता है।
चलिए ठीक है, ये देखिए सिंघवी जी की पार्टी कल नहीं थी भाई साहब, वो पहले थी। कब थी बताइए, डेट बताइए, डेट बताइए, डेट बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग का डेट बताइए और पार्टी का डेट बताइए। 24 से 800 पार्टी थी और 25 को ऑल पार्टी मीटिंग थी। मतलब इतना झूठ, इतना झूठ ये है। देश के लिए इनको कोई चिंता नहीं है, पार्टी में जाना है, पार्टी में। दूसरों के घरों में पार्टी में आप थोड़ा सा राजनीति से अलग हटकर टेक्निकल हो जाते हैं। दीपक वोरा साहब को लाते हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। दीपक वोरा साहब, कौन सच बोल रहा है? ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के तौर पर मैं देख रहा हूं। शहजाद जो कह रहे हैं उसमें फैक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अनुमा जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं। मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान लोग इस समय मौजूद हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मन करता है। आपसे तो हमेशा सीखता हूँ, यू आर आउटस्टैंडिंग। अब मैं सर उदयपुर में हूँ इस समय और यहाँ पर एक ग्रुप है राष्ट्रीय मंथन, तो उनके कुछ लीडर्स के साथ मैं बात कर रहा था अभी अबाउट 10 मिनट्स अगो जी। वो कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है ऑफ गैस सिलेंडर, ना कमर्शियल ना डोमेस्टिक, ना पेट्रोल की कोई शॉर्टेज है। और ये कहते हैं कि पूरे राजस्थान में उन्होंने देखा है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, और अगर कहीं पे थी इक्का दुक्का वो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, होर्डिंग करने की कोशिश कर। ये पहली चीज सर। दूसरा, आपने अभी जिक्र किया है, मैंने मैडम को सुना था, मैडम से मैं मिला नहीं हूं, वो कह रही थी कि हमने पहले जब नॉन अलाइन थे हमने मध्यस्थता की थी। मैडम कौन सी मध्यस्थता की थी? मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, मुझे याद नहीं है कि भारत ने कब मध्यस्थता की थी कुछ दो देशों के बीच कभी। मैम प्लीज, पीओडब्ल्यू की जो पॉलिसी थी याद करिए 1950s का। आप तो खुद रहे हैं विदेश सेवा में, आपको मालूम होगा। आप देखिए जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के समय जो पीओडब्ल्यू के ऊपर जो पॉलिसी थी उसके ऊपर भारत का ठीक है। आप अपनी जानकारी सही करिए, वो यूनाइटेड नेशंस का मिशन था। प्लीज, इंडिया डिडंट गो इन अलोन टू डू मध्यस्थता। प्लीज मेम साहब, प्लीज मेम साहब, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना है आपने? उन लोगों ने कहा था कि भारत वहां जाएगा, एंड वी फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स यूएन के कहने पर। हम लोग ऐसे नहीं गए थे मैम, हम मध्यस्थता नहीं करते हैं, क्योंकि जो मध्यस्थता करता है, अगर दोनों पक्ष, जैसे शहजाद पूनावाला साहब जानते हैं, अगर वो मध्यस्थ होने को तैयार नहीं है तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, जैसे जिहादिस्तान की अब हो रही है। वो तो खत्म हो गई बात कि हम मध्यस्थता। सो सर, मेरा मानना है हमने बहुत अच्छी तरह से रिलेशनशिप बनाए हैं इजराइल के साथ, हमने अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं ईरान के साथ। अभी आलोचना करना कि ये है वो है, आई डोंट थिंक इट इज ट्रू। और मैं ये सच्चे दिल से कह रहा हूं सर, 52 साल में जो आज मैं भारत की कूटनीति देख रहा हूं सर, इट्स द बेस्ट वीव एवर हैड। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑन द सेम पेज। बहुत से मेरे लोग हैं, मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, वो सब कहते हैं मुझे, दे आर आस्किंग मिस्टर एम्बेसडर, ये आप लोगों ने कैसे कर दिया कि दोनों के साथ आपके इतने अच्छे संबंध हैं? अब क्या जवाब दूं? यही जवाब देता हूं, हम तो चाणक्य की संतान हैं, हम आपको बता देंगे डिप्लोमेसी क्या होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, मैं डॉक्टर ए.के. पाशा साहब को डिबेट में लाता हूं, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ गल्फ स्टडीज एंड प्रोग्राम्स, वेस्ट एशियन स्टडीज से। ए.के. पाशा साहब, अब समझौते की संभावना खत्म हो गई है। सवाल यह है कि अगर युद्ध लंबा चलता है या और उलझता है तो क्या स्थितियां बन सकती हैं? आप क्या देख पा रहे हैं अपने दूरदर्शी चश्मे से? जी धन्यवाद। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि ये बातचीत इसका नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बातचीत जो रिपोर्टेड है अब्बास अराची और दूसरे लीडरों से, उन्होंने कहा कि मुश्तबा खामने इसको ब्लेसिंग्स दिए हैं नेगोशिएशंस को, और सिर्फ उन्हीं की इच्छा नहीं है, लेकिन चीन और रूस भी ईरान पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप बातचीत को करके देखिए, आप जो भी आपके डिमांड्स हैं उसको पेश करिए। बातचीत के जरिए पता चलता है कि किस हद तक वो जाने को तैयार हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। तो ये बहुत जल्दबाजी होगी कि ईरान इंटरेस्टेड नहीं है या अमेरिका सीरियस नहीं है बोल के। हालांकि ईरान का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, पिछली बार भी बातचीत के दौरान उन्होंने हमला किया, इस बार भी फरवरी में उन्हें वही धोखा दिया। लेकिन ईरान बताना चाहता है कि वो अभी भी पीसफुल नेगोशिएशंस और डिप्लोमेसी को बढ़ावा देता है और हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं। अब्बास अराची यहाँ तक कह दिया कि जो बात जिनीवा में हुई थी, हम जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात कर रहे थे रूस को भी भेजने का,
और IAEA को भी वापस लाने का। जो शर्तें ओमान के एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को बताया कि एग्रीमेंट ऑलमोस्ट होने वाला था, तो वहां से शुरुआत होगी अगर अमेरिका तैयार है तो, क्योंकि अमेरिका का मेन शर्त है ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना है, तो उसके लिए वो मान लिए हैं। अब दूसरा ये कि एनरिच यूरेनियम जो 400 किलोग्राम 60% जो एनरिचमेंट है उसको भी ईरान से बाहर ले जाने के लिए तैयार हैं। तो मेन मुद्दा वही है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का रजीम चेंज का मुद्दे से जो है पूरी बात बिगड़ गई है। तो अब ईरान ने बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं, इस वजह से अमेरिका बातचीत के लिए आमादा हुआ है। मेरे ख्याल से कुछ न कुछ एक किरण नजर आती है कि हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि खाड़ी से जो है हम 40% गैस CNG वगैरह LPG कतार से ले रहे थे, अब वो बंद हो गया है क्योंकि वहाँ बमबारी ईरान ने किया है। तो 1-2 जहाज जो भेजे हैं वो सिर्फ चंद दिनों का LPG और CNG है, उससे ज्यादा चला नहीं सकते। और दूसरे देशों से भी भारत प्रयास कर रहा है, लेकिन डिमांड अचानक पूरी दुनिया में बढ़ गया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत को जो कुछ भी करना है वो मेरे ख्याल से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ब्रिक्स में मीटिंग करना था उसमें कुछ दिल लगा के, जोर लगा के दूसरे मेंबरान को परसुएट करके शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि कंसेंसस बनाने में समय लगता है, क्योंकि ब्रिक्स जो 4 देशों का था वो बढ़ के कई देश हो गए हैं, जैसा UAE ईरान के खिलाफ है और दूसरे देश भी। भारत भी ये नहीं चाहता कि इजराइल और अमेरिका के साथ दोस्ती पर इसका बाधा पड़े। तो सबको मिल के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है भारत प्रयास कर रहा है। मेरे ख्याल से आगे चल के देखना होगा कि जंग तवील अरसे तक खींचेगी या दोनों आमादा होंगे, क्योंकि दोनों का भारी नुकसान हो रहा है जी, इजराइल का भी और इसमें पूरे दुनिया पे असर हो रहा है। तेल के, गैस के, आर्थिक स्थिति, स्टॉक मार्केट सभी परेशान है, सब 190 देशों से ज्यादा। जी ठीक है। AK पाशा जी लौटता हूँ। शहजाद पूनावाला, ब्रिक्स पर सवाल उठाया कि भारत की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं रही, कहीं ना कहीं ऐसी कई छोटी छोटी चूकों की ओर विपक्ष इशारा कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सोचता हूँ पहले मध्यस्थता नेहरू जी को क्रेडिट दिया जा रहा था, तो तिवारी कांग्रेस और राहुल कांग्रेस में मध्यस्थता करा दे। तिवारी कांग्रेस तो बोलती है बहुत अच्छी पारी खेली है, कांग्रेस को छोड़ दीजिए ना। नहीं, सुनिए ना, मैं उसी पे बोल रहा हूँ। अब बताइए कि एक ऐसा लौता देश है जिससे ईरान और इजराइल और पैलेस्टाइन, USA कैंप और रशिया कैंप, व्लादिमीर पुतिन कैंप और जेलेंस्की कैंप, एक लौता देश है जिससे दोनों कैंप बात कर सकते हैं पूरी बटी हुई दुनिया ऑर्डर में, तो वो है भारत। पर भारत की पॉलिसी फेल है। ठीक है, तो मैं अभी प्लीज मुझे थोड़ा पॉलिटिकल जवाब तो देना ही पड़ेगा। नेहरू जी ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की मध्यस्थता ऐसी कराई कि ना नॉर्थ कोरिया माना, ना साउथ कोरिया माना, ना USSR माना, ना USA माना, किसी का स्टेटमेंट नहीं है, पर मध्यस्थता उन्होंने कराई। फिर प्लेबिसेट कश्मीर में बोला तो वहां भी मध्यस्थता करा देते ना। फिर जाकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चाइना को दे दी, वो भी करवा देते हैं। चलिए छोड़ते। अब आए दूसरी बात, मुझे प्लीज पॉलिटिकल जवाब देने ही पड़ेंगे। ट्रंप के दबाव में हमने रशियन तेल बंद किया और खरीदना शुरू किया। ट्रंप के इनॉग्रेशन से लेकर ट्रंप आज तक 25 to 35% हमने रशियन ऑयल तब भी खरीदा, आज भी 15 लाख बैरल खरीद रहे हैं। लास्ट मंथ फरवरी की रिपोर्ट है कि किस प्रकार से हाईएस्ट तेल हमने क्रूड रशिया का खरीदा। परंतु एक ही समय था जब अमेरिकन प्रेशर में हमने तेल खरीदना बंद किया था, वो ईरान क्राइसिस। जब ईरान के ऊपर दबाव था, सैंक्शन था, तो 2012 में हिलरी क्लिंटन के कहने पे बंद किया। 2008 में 26/11 के बाद हमने हमला पाकिस्तान पे नहीं किया क्योंकि कॉन्डोलीजा राइस ने मना किया था। 2005 और 6 में हम लोगों ने ईरान के खिलाफ जाकर वोट किया था IAEA में। कोई भी फैक्ट अगर डिनाई करना है तो पूछ लीजिए, वोरा साहब बैठे हैं। और आखिरी बात, पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है। भाई गजब है, पाकिस्तान ऐसे मध्यस्थता करा रहा है। 1980 से, जब से इंदिरा जी थी, तब से ईरान की एम्बेसी अमेरिका में बंद है। आपको पता है कि क्या हुआ था ईरान में अमेरिकन एम्बेसी पे। उसके बाद पाकिस्तान ने बाकायदा ईरान को प्रोटेक्शन दिए उनकी एम्बेसी में। 1980 से उनका अरेंजमेंट है। जहां कोई किसी को और जाना नहीं होता, वहां पे पाकिस्तान एक दलाल की तरह देश की तरफ पहुंच जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत करवानी हो या ईरान के साथ बातचीत करवानी हो, तो वो एक यूज एंड थ्रो है। पर किसको ये महान बता रहे जो अपनी शिप नहीं ला पा रहा, और यहां पर 6 शिप आ गई तो हमारी पॉलिसी फेल है। तो ठीक है, होने दीजिए। पर मैं 5 रुपए हिमाचल प्रदेश में, क्या ट्रंप ने बोला था बढ़ाने? क्या ट्रंप साहब ने बोला
तो इसलिए 5 रुपए बढ़ाया। अनुमा जी जवाब नहीं है आपके पास, आप इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस हो। अनुमा जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन चंद्रप्रकाश हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के एलपीजी से, मैं उनसे जवाब ले। चंद्रप्रकाश जी, जरा मौजूदा स्थिति बताइए, एलपीजी की कितनी किल्लत है, कालाबाजारी की क्या खबर है और किस तरीके की बुकिंग और सप्लाई चल रही है, जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। देखिए, डोमेस्टिक एलपीजी की कोई 1% भी कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, फिर लाइनें क्यों लग रही हैं? सुन लीजिए, हाँ। पैनिक बुकिंग जरूर है और लोगों में होड़ मची हुई है कि जैसी अब जिन लोगों के पास 2 सिलेंडर का कनेक्शन है वो भी पहले 1 सिलेंडर खत्म होने के बाद कुछ दिन बाद बुक कराता था, वो भी अभी क्या है, जैसी खत्म हुआ दूसरा लाइन लगा के बैठ दूसरा सिलेंडर भरवा। जिनके खाली पड़े थे वो सिलेंडर बोल रहे, जिनके पास मल्टीपल कनेक्शन थे वो सब सिलेंडर भरवा के रखना चाह रहे हैं। सेकेंडली, कुछ पीछे सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई थी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी थी बुकिंग कराने की। अब वो धीरे धीरे काफी इंप्रूव हो गया है। तो लाइनें भी पहले आप देखेंगे जो 10 दिन पहले लाइन थी, आज उसका 1/4 लाइन रह गई है। अभी भी कुछ लोग अभी भी रूमर्स हैं, कुछ लोग रूमर्स हैं, हर आदमी उसको भरा। अब देखिए 25 दिन का जो एक फिल्टर लगाया है कि अगर किसी को आज सिलेंडर मिला है तो अगला सिलेंडर उसका बुकिंग होने के 15 दिन बाद उसको 25 दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी लोग पूछताछ करने आ रहे हैं, मेरा बुकिंग करके देखो, वो भी नहीं बुक हो रहा, तो क्योंकि बुकिंग होगा 25 दिन बाद और उसके बाद मिल जाएगा, उसकी बारी आएगी। तो ये जो लाइन लग रही है ये इसलिए लग रही है। दूसरी क्या है, 100% कोशिश है डिस्ट्रीब्यूटर्स की कि उसको होम डिलीवरी करें। कुछ लोग भीड़ तंत्र बन के गोदाम पे लाइन लगा रहे हैं, गोदाम पे सिलेंडर आसानी से नहीं मिलेगा। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिला रहा है लाइन, जो लोग लाइन पे लग रहे हैं। अदरवाइज भारत आपके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ऑयल कंपनी की सख्त हिदायत है कि सबके घरों पे सिलेंडर पहुंचे, और जहां पे होम डिलीवरी हो रही है वहां पे आज लाइन भी ऑलमोस्ट खत्म के बराबर है। ठीक है, बहुत जहां लाइन लग रही है, देखिए एक मिनट बोल लीजिए चंद्र जी, बोलिए। देखिए, जहां लाइन लग रही है गोदाम के पास, वो दूसरे लोगों को भी रोक रही है जिसको होम डिलीवरी जानी है। वो डिलीवरी स्टाफ को रोक रही है, बाधा डाल रही है। पुलिस कई जगह मदद कर रही है, कई जगह नहीं दे पा रही है, कुछ और लाइन ऑर्डर की वजह से या कमी होने की वजह से। दूसरा आपने मुद्दा उठाया ब्लैक मार्केटिंग। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की वजह से 1% भी कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। ये ब्लैक मार्केटिंग जो टीवी के कैमरा देख के यूट्यूबर्स, पत्र, कुछ हमारे मेन मीडिया अब थोड़ा इसमें सावधान हो गए हैं। ब्लैक मार्केटिंग वो लोग आगे पकड़ रहे हैं जो अनऑथराइज्ड तरीके से गैस भरवाते थे, चाहे वो कॉमर्शियल था चाहे डोमेस्टिक था। मैं एक सवाल कर रहा हूं, जो भी मीडिया चैनल या यूट्यूबर हैं जिस किसी कॉमर्शियल पे, उससे 2 चीज पूछिएगा कि आपका जो पिछला सिलेंडर कॉमर्शियल आ रहा था, आपका कंज्यूमर नंबर क्या था, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन था जिससे आप गैस लेते थे। 80% लोग को पता ही नहीं था, क्योंकि घर पे बैठ के और कोई ना कोई अनऑथराइज्ड चैनल से उनकी दुकान पे सिलेंडर छोड़ जाता था डिस्काउंटेड रेट पे, क्योंकि पेनल्टी ऑफ एलपीजी वाज अवेलेबल। तो वो लोग जाके ज्यादा सड़क पे आगे कर रहे हैं। और एक चीज बता दूं आपको जी, यही जो वही घरेलू उपभोक्ताओं को लाइन में खड़ा कर रहे हैं कि तुम अपना गैस भरवा के ले आओ, लाके हमें बेच दो। अदरवाइज मैं फिर अफवाह फैला करके पैनिक बाइंग को जो है प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात आपको कमर्शियल यूजर की बता देता हूं। गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट और ऑयल कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री बनाई, उन्होंने डिसाइड किया, स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ने, सिविल सप्लाई ने, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग प्रायोरिटी है। हर स्टेट की एसेंशियल सर्विस क्या है वो अलग, जैसे केरला में टूरिज्म है, आपके हिमाचल में टूरिज्म है, उनको प्रेफरेंस दी है। तो हर सेक्टर की, कहीं मेडिसिन का है, कहीं कुछ है, तो उनकी प्रायोरिटी बनी है। वो प्रायोरिटी चंद्रप्रकाश जी, आपने बहुत विस्तार से और अच्छे से समझाया कि एलपीजी की क्या स्थिति है देश के अंदर। शॉर्टेज नहीं है, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, कोई अनऑथराइज्ड लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, वो एक अलग से बहुत कम लोग है वो। ठीक है, एलपीजी की स्थिति निवान आपने सुन ली, आपने पूर्व राजनयिक से सुन लिया कि क्या हमारी कूटनीतिक स्थिति है, और आपने शहजाद पूनावाला से सुन लिया कि सरकार की क्या तैयारी है और फैक्ट्स क्या क्या हैं। मैं अभी तक इनके किसी भी वक्तव्य में कोई ऐसी चीज नहीं ढूंढ पाया जो फैक्ट ना हो, आंकड़ों पर बात कर रहे थे वो। अब आपका क्या कहना है इस क्राइसिस पर? अनुराग जी, हमारा तो ये कहना है कि जो भी ये भाजपा के, अभी पत्रकार का पक्ष बचा हुआ है, कुछ श्रीवास्तव जी बचे। हाँ, जो ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं या जो लोग भी घर से बैठकर ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं उनको केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक बार जहां पर लाइन लगी हो आप वहां चले जाएं और वहां जाके से बेहतर कौन समझा सकता है बताइए। प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन, प्रेसिडेंट साहब ये घर पे बैठ के नहीं बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब हर रोज कम से कम 25 देखिए मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया, मैंने अपनी बात ही नहीं कही, उसके बाद मैंने तो अभी बोला ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं आप लाइन, मैं 20 एजेंसी और 20 गोदाम पे डेली जाता हूं। बताइए ठीक है। अगर ये बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी नेता वहां लाइनों में जाकर ये कह दें कि कोई देश में दिक्कत नहीं है, आप बेफजूल लाइनों में खड़े हैं, हम भाजपा के लोग हैं, इनको जनता जवाब दे देगी। अगर ये वहां से सही सलामत आए तो हमारी शुभकामनाएं इन्हें। दूसरी बात, आपने क्या कहा कि पैनिक बाइंग हो रही है। कल आप देख रहे थे सारे टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा था कि गुजरात में कैसे लाइनें लग रही हैं। क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज ये गुजरात के लाइनें आज कहां देने वाला ये सर ये अफवाह के चलते लोग भागे, सुनिए और पैनिक बाइंग करने लगे। लेकिन आज तो ना पेट्रोल पंप्स पर कहीं भीड़ है वहां पर और ना ही कहीं एलपीजी पर। सर मैं फैक्ट्स एक मिनट सुनिए तो, ये नायरा पेट्रोल पंप है, इन्होंने 5 रुपए पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। ये आज जो है 111 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है सर। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, फैक्ट्स हैं, आप चेक कर लो। और ये नायरा पेट्रोल पंप क्या है? इसके अंदर रशिया की पार्टनरशिप है। जो रशिया हमारा देश हुआ, हमारा दोस्त हुआ करता था, आज उसने जब पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात आई तो सबसे पहले रशिया की पार्टनरशिप वाले पेट्रोल पंप ने जो है वो रेट बढ़ा दिए। इसका मतलब कल जो लोग तेल फुल करवा रहे थे वो सही करा रहे थे। पैनिक किसने फैलाया देश में? पैनिक माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैलाया, ये कह के कि वी शुड बी रेडी फॉर कोविड लाइक सिचुएशन। जब आप लोगों को, आप लाइनों में जाके पूछ लो कि आप लाइनों में क्यों खड़े हो, वो कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोविड जैसी सिचुएशन के लिए रेडी रहिए, इसलिए हम लाइनों में खड़े हैं, हम भरवा के सेफ हो रहे हैं। दूसरी बात, आप तो इंटरनल मैनेजमेंट में 0% फेल हुए हैं। आपने प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ये कोविड, एक बात बताइए, कोविड जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए लाइन में, तो कोविड जैसी सिचुएशन में भी नहीं खड़े हुए थे एलपीजी की लाइन में। जब आपूर्ति पर्याप्त है, जब स्टॉक पर्याप्त है, तो क्या कहूं उन लोगों को जो लाइन में लग गए अफवाह सुनकर के, मतलब कोविड जैसी सिचुएशन भी हो गई तो क्या एलपीजी की लाइन में कह रहे हैं, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि स्टॉक पर्याप्त है, प्रधानमंत्री जी से बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 9 दिन का रिजर्व है हमारे पास, जो कि दुनिया में लोएस्ट है। लीबिया जैसे, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं, गलत, कौन सा बयान है? कौन सा 9 दिन का रिजर्व है? किस प्रकार का बयान है? स्टेटमेंट शो कीजिए, स्टेटमेंट शो कीजिए, स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का शो कीजिए। नहीं अनुराग जी, स्टेटमेंट पूरे दिन का 9 दिन का रिजर्व है, ये स्टेटमेंट दिखाइए। प्रधानमंत्री ने कहा पूरे दिन का आपको मैं न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 9 से 10 दिन का ऑयल रिजर्व है। ये भारत की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 9 से 10 दिन का ऑयल रिजर्व है। कितने दिन का रिजर्व है बताओ? आप बता रहा हूं, बताओ आप ऑफिशियल स्टेटमेंट बोलेंगे तब बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। अनुराग जी, आप प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री कल पूरे दिन मीडिया ने चलाया कि 9 से 10 दिन का रिजर्व है, आप उनको झूठ में डिफेंड करने आ गए। लीबिया जैसे छोटे देश में 60 दिन का रिजर्व, चाइना जैसे देश में 150 दिन का रिजर्व, आप जो है प्रधानमंत्री जी को झूठा बोलने में लगे। बहुत बेहतर हालात में आप। अखू जी क्या बोल रहे हैं आप? मेरा सिर्फ मानना यह है कि एक तो अपनी बात कहने के लिए हमें गलत तर्कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप पूरे न्यूज़ चैनल को झूठ बोल दो। निनान, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। जिन्होंने न्यूज़ चैनल को झूठ बोल दो। निनान, इसको आप समझो। आज शहजाद पूनावाला आपके चैनल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बतौर अखबार वाला, बतौर पत्रकार इतने साल सर हम नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री जी को मानेंगे नहीं तो क्या हुआ? ऑफिशियल बता प्रधानमंत्री ने जो कहा वो समझ लीजिए। उन्होंने कतई नहीं कहा कि 9 दिन की वो है। नंबर 2, मैं बहुत ही हॉर्सेस माउथ वाली बात, क्योंकि बात परसों मेरी हुई है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री जी से पहले, अरे आप थोड़ी तय करोगे कौन है। सर वो मैं केजरीवाल को नहीं बात करने जा रहा हूं यार इस बारे में। आप सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आप बात। जो है प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा कि कोविड ऐसी स्थितियों के लिए हमें तैयार रहना सकता है, ओवरऑल है वो। आप सिर्फ इस देश में जैसी स्थितियां बनी हैं, अब वो आर्थिक स्थिति हो, दुनिया की स्थितियां हो, दुनिया की स्थितियों को देखते हुए हमें कैसे तैयार रहना होगा। अगर मैं या बतौर अखबार वाला मैं कहता हूं कि आप लोग किफायत बरतिए, आम आदमी से कहता हूं, तो उसमें बुराई क्या है? और इसमें जो बढ़ा है जो पैनिक, चाहे वो एलपीजी में हो या बाकी चीजें में हुआ है, तो सिर्फ इस वजह से अभी भी 55 लाख पे आ गया
जो नॉर्मल आपका होता था 55 लाख बुकिंग पे आ गया, जो पैनिक बुकिंग में 85 हो गया था। वजह उसकी क्या थी? जितने भी लोग, हम सबकी आदत बहुत खराब है, हम अपने घर में जमा कर लेने जाते, पता नहीं कौन सी आफत पड़ जाएगी तो ले लेंगे। इवन पीएनजी वालों ने, जिन गधों को, मैं गधा कह रहा हूं, जिन गधों को कोई जरूरत नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा जरा, जिनको कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। नहीं, उन्होंने अपने हाथ, पीएनजी वालों ने एलपीजी जमा करके रख रखी है। उज्ज्वला को रिवाइव यूनियन मिनिस्टर सिलेंडर पड़े तो वो यूनियन मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। इंश्योर करिए यूनियन मिनिस्टर, ये रहा एनडीटीवी का, आप ले लीजिए। देवान शर्मा यूनियन मिनिस्टर, इंटरप्शन के बिना मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। मैं केवल 30 सेकंड मांग रहा हूं और निव्यांश से ये अश्योरेंस मांग रहा हूं कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। जवाब सुनने के बाद बात रखेंगे। नहीं करूंगा, बताइए। पक्का 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 बताइए। अब इस व्यक्ति को ये नहीं पता, पहले तो पीएम का कोई स्टेटमेंट नहीं था, जो कोट कर रहे बिल्कुल सही है। 9 दिन का रिजर्व पता है कौन सा है? स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स, जो कैवर्न्स में है, वो 9 दिन का हमारे पास 53 लाख मेट्रिक टन पहली बार है। और जो कमर्शियल रिजर्व्स है, जो आईपीसीएल और जो बाकी पेट्रोलियम कंपनीज में रहता है, वो मिला के 6 से 8 हफ्ते का 4000 करोड़ लीटर अपने पास क्रूड ऑयल है। 6 से 8 हफ्ते का। डोंट इंटरप्ट, अब 30 सेकंड हो गए, प्लीज अनुराग, मेरी बात हो जाने दीजिए। अब इस व्यक्ति को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और कमर्शियल जो रिजर्व्स कंपनीज के पास है, इसके बारे में पता नहीं है। दूसरी बात, सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अनुराग जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। दूसरी बात, उन्होंने भी बोला कि नायरा ने 5 रुपए पेट्रोल का बढ़ाया, वो प्रीमियम पेट्रोल ऑक्टेन 95 है। प्रीमियम पेट्रोल 2% यूज करते हैं, पर ये शीश महल वाले लोग हैं, इनको क्या पता। तीसरी बात इन्होंने बताया, पर हिमाचल प्रदेश में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो मिल जाना है। आखिरी बात इन्होंने बोला कि बीजेपी के लोग लाइन में क्यों नहीं लगते। अरे बीजेपी के लोग छोड़ो, पंजाब में पता है कौन लाइन में लगा? परगत सिंह, वहां के विधायक, और वहां पे बता दिए कि वहां पे कोई पैनिक मत क्रिएट करो, शॉर्टेज नहीं। कांग्रेस के विधायक बोले कि पैनिक की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। अब मुझे बता दीजिए, 1 सेकंड बीच में नहीं, 1 सेकंड प्लीज अनुराग जी, 10 सेकंड जाएंगे क्या नॉन स्टॉप? क्यों बात मांगे? अरे भाई कितना लंबा उन्होंने बोला, मेरे को जवाब का जवाब, जवाब सुनिए। अब आखिरी में सवाल, अनुराग जी मुझे आखिरी बात करने दीजिए। अनुराग जी ये तरीका नहीं है, लास्ट पॉइंट बोलूंगा उसके बाद वो बोलेंगे। अनुराग जी लास्ट पॉइंट बोलूंगा उसके बाद वो बोलेंगे। अनुराग जी, कोविड के समय पर भी जब लोग शीश महल बना रहे थे, 2 भारत की वैक्सीन थी, एक दलाल ने बोला कि मॉडर्ना और फाइजर खरीदो, उस दलाल का नाम था अरविंद केजरीवाल। आज तो अक्कू जी आप बच गए, आपके ऊपर हमला नहीं किया, आज तो हमला। अरे तुम्हारे सीएम ने दलाली की, दलाली मॉडर्ना और फाइजर क्या थी, और आप पंजाब के यहां पर भी यहां पर भी हमला करते हो। दलाली की, गलत बात, गलत, मैं बोलूंगा दलाली की। तो ये प्रधानमंत्री के नाम से क्या बोल रहे थे? खैर ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम से क्या जी का ट्वीट पड़ा क्या? हमारी डिबेट में मधुकिशोर जी का ट्वीट पड़ा आपने? अरे मधुकिशोर का स्टेटमेंट लेकर जाकर सुब्रमण्यम स्वामी और मधुकिशोर को अपनी पार्टी में कर दो, अगर इतना पसंद है तो। उन्होंने बायोग्राफी प्रमोट कर देना, शर्मा सेक्रेटरी प्रमोट करते देना मधुकिशोर को। ठीक है, अरे भाई आप ठीक है, अनुमान जी कहना चाह रहे हैं, अनुमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुमान सर, मेरे को इसमें जवाब देना, हिमाचल पे जवाब देने के लिए दीजिएगा, टेक्निकल पॉइंट है, खुल रहा है हिमाचल पे। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा जवाब के लिए, मुंह खोलो। अनुराग जी झूठ बोला, मैं अनुमान जी कैसे आऊं आपके पास? डिबेट में तो आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही थी, नहीं ये 70% डिबेट में तो आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलने का मौका आ रहा है। प्रधानमंत्री ने झूठा कहा, मेरा समय खत्म हुआ, मेरा समय डिबेट का खत्म हुआ, मैं माफी चाहूंगा, मेरा समय खत्म हुआ। लेकिन मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि इस तरीके की चर्चा, इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप जो है ना, कंफ्यूजन बढ़ा देता है, आपको और असमंजस में डाल देता है कि भाई विपक्ष सही कह रहा है या सरकार के प्रवक्ता सही कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सही कह रहे हैं। आप एक्सपर्ट्स की बात मानिए। मेरी डिबेट में एक्सपर्ट्स भी मैं बुलाता हूं, वो बता रहे हैं कि अभी पैनिक बाइंग की सिचुएशन नहीं है, और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं कभी पैनिक बाइंग की सिचुएशन आएगी भी नहीं। तैयार रहने का मतलब यह नहीं होता है कि संकट आ रहा है, तैयारी तो आपको हर संकट से निपटने की रखनी पड़ती है। हम घर में क्रोसिन रखते हैं कि अगर हमको बुखार हो गया तो हम क्रोसिन खा लेंगे, हम पैरासीटामोल ले लेंगे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हमारे घर में क्रोसिन रखने की सलाह दी जा रही है तो हमें बुखार आने ही वाला है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए, किसी भी तरह की अफवाहों से बचिए, पैनिक मत होइए और ना पैनिक बाइंग कीजिए। स्थिति अभी नियंत्रण में है, तनावपूर्ण पूरे विश्व के लिए है, तो अछूता हमारा देश भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट का, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।